हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल में नया सब्जेक्ट इस बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम काफ़ी कोर्स देख चुके हैं पीछे, तो चैप्टर में कुछ एक दो टॉपिक छूट गए हैं, तो उन्हें मैं करा देता हूँ। उसके बाद हम जो भी अपना जो बचा हुआ कोर्स है वो पूरा करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाईपास फैक्टर, और दूसरा नाम है हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, ये देखने में आपको नाम थोड़े से बहुत अजीब से लग रहे हैं। बाईपास फैक्टर को सॉल्ट में यहाँ पर बीपीएफ और सेंसिबल हीट फैक्टर को एसएचएफ कह दिया जाता है। ठीक है, बीपीएफ बाईपास फैक्टर और सेंसिबल हीट फैक्टर। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात को समझते हैं। ठीक है, कठिनाई का टॉपिक है लेकिन हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो आपको बाईपास के बारे में पता है। तो जैसे बाईपास जो होता है, तो क्या होता है कि जब हम किसी भी किसी सिटी से गुजरते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ट्रैफिक से बचने के लिए हम बाईपास से निकल जाते हैं, यानी हम कोई दूसरी मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। तो वहाँ से हटकर यहाँ जो हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में थोड़ा सा इसका कुछ अलग सेंस होता है। तो अब क्या होता है कि आप यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर, तब उससे बात हम समझेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, ये हमारी एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है दोस्तों कि हमारी यहाँ से बाहर से हम ये मान लेते हैं, कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 1 kg एयर जो हमारी अंदर आ रही है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो है वो TD1 है। TD1 टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम जो एयर है वो हमारी अंदर आ रही है एसी के अंदर, और पीछे जो कंडेंसर की कॉइल्स जो लगी होती हैं, हीटिंग कॉइल्स, वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तो क्या होता है कि कुछ जो फिन्स आपने देखा होगा एसी पे, पीछे जो फिन्स लगी होती हैं, तो सारी एयर कूलिंग कॉइल से या हीटिंग कॉइल से छुप के नहीं जा पाती है। एयर जो है यहाँ से पास करेगी ना, यहाँ से इस तरीके से कॉइल के ऊपर से गुजरेगी, तभी तो इसकी हीटिंग या कूलिंग इसकी लेके जाएगी। तो क्या होता है कि कुछ एयर जो है वो यहाँ से ना जाते हुए कुछ ना कुछ एयर यहाँ से बाईपास से निकल जाती है, यानी वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। यानी एक्स किलोग्राम हम मान ले रहे हैं कि 1 किलोग्राम में से एक्स किलोग्राम कुछ एयर ऐसी है जो साइड से निकल गई। ठीक है, और यहाँ पर TD1 टेम्परेचर था, तो इसका भी टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा, TD1 ही रहेगा, इस एयर का भी टेम्परेचर। ठीक है, तो TD1 टेम्परेचर पर ये भी निकल गई, यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो हमारा बाहर जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज इंसुलेशन। ये हमारा इंसुलेशन एपरेटस है, इंसुलेटेड एपरेटस है ये जो बाहर जो आप देख पा रहे हैं डबल लाइनिंग वाला, दैट इज अवर इंसुलेटेड एपरेटस। ठीक है, थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे, इंसुलेटेड एपरेटस। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से ये एयर निकली, यहाँ से कुछ एयर बाहर निकल गई। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ से एक्स जब यहाँ चली गई तो एक में से एक्स निकल गई, तो 1 - x किलोग्राम एयर ही तो टकराएगी इससे। ठीक है, और यहाँ से जो बाहर टेम्परेचर जो बाहर निकला, तो फाइनली 1 किलोग्राम ही निकलेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पर ये मिल चुके होंगे दोनों लोग, यहाँ पर मिक्सिंग हो गई होगी दोनों की। ठीक है, तो 1 किलोग्राम ही बाहर निकलेगा, 1 किलोग्राम एयर आउट हो जाएगी, और हम इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि TD2 होगा। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ये जो हमारी हीटिंग कॉइल या कूलिंग कॉइल कुछ भी हो सकते हैं, उनसे कॉइल लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर सिंपली। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। हम फिगर जो देख रहे हैं दैट इज अवर बाईपास फैक्टर फिगर। बाईपास देखो पेपर में आपको इंग्लिश में ही पूछेगा वहाँ पे, और अगर आपको कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप उसे इंग्लिश वाले में वर्जन में जाकर देख लें, क्योंकि इंग्लिश वाले वर्जन ही मान्य होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको किस तरीके से, हमने क्या डेफिनेशन है इसकी। तो जब कोई हवा कंडेंसर कॉइल यानी हीटिंग कॉइल या कूलिंग कॉइल से गुजरती है, तो उसमें से कुछ हम मान ले रहे हैं कि x किलोग्राम बिना कॉइल के संपर्क में आए, अर्थात कॉइल से बिना प्रभावित, कॉइल को बिना प्रभावित किए गुजर जाती है, यानी बाईपास हो जाती है, तथा बची हुई 1 - x किलोग्राम सीधे कॉइल के संपर्क में आ जाती है। अभी आपने डायग्राम में देख लिया, यही बाईपास हुई हवा बाईपास फैक्टर के रूप में देखी जाती है। तो यानी यहाँ पर जो x है ना, ये x जो है यही हमारा बाईपास फैक्टर है। जो x है वास्तव में यही हमारा बाईपास फैक्टर है। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, क्लियर हो रही है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, निम्न बात पर निर्भर कर जाती है बाईपास फैक्टर। देखो बाईपास फैक्टर ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बाईपास फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कि जो हमारा कॉयल है, कॉयल से टकरा ही नहीं रही हवा, कॉयल से टकराना हवा बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यह निम्न बातों पर निर्भर करती है इकाई दूरी में लगी फिन्स की संख्या पर।
यानी आप जो फिन्स होती है ना, बहुत हल्की पतली पतली सी लाइन आप रेडिएटर वगैरह में देखी होंगी जो गाड़ी होती है, तो प्रवाह की दिशा, फिन्स की पंक्तियों की संख्या और वायु के प्रवाह का वेग, ये सब इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ एंथैल्पी देखें, यानी क्या कहते हैं, समस्त ऊष्मा के संतुलन पर, यानी हम कह सकते हैं बैलेंसिंग द एंथैल्पी, बैलेंसिंग द एंथैल्पी वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है, बहुत देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x और 1 माइनस एक्स मिल के ही तो हमें यहाँ पर ये मिल रहा है TD2 करके, या TD, समझ में आ पा रहा आपको? यहाँ जो टेम्परेचर है इसका कॉइल का, ये आपका TD3 है, TD3 है। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर फार्मूला अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो x इंटू CPM इंटू TD1 प्लस, देखिए MCP डेल्टा टी फार्मूला पढ़ा ना आपने, Q का फार्मूला क्या पढ़ा है? MCP डेल्टा टी, ठीक है, ये आप पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है फार्मूला कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? MCP डेल्टा टी, ये आप फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इधर उधर लिखा हुआ मत देखिए, केवल आपको जो देखना वो देखिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब आप देखिए इसे 1 माइनस एक्स CPM इंटू TD3, यहाँ ये वाला देखो 1 माइनस एक्स TD3 से तो टकरा रहा है, क्लियर हो रही बात? इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए सब जगह ये m है ना, m 1 माइनस एक्स किलोग्राम m ही तो हो गया, फिर c, फिर डेल्टा टी, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली हमें क्या मिल रहा है? देखो एक मिला तो m एक है यहाँ पर, c इसके लिए सबके लिए c सेम है, CPM यहाँ पर, और डेल्टा टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर टेम्परेचर हमारा TD2 है। तो आई थिंक आप बात को देख पा रहे हैं, ये आपको पूरी इक्वेशन समझ में आ पा रही है, बहुत देखने में बड़ी लंबी चौड़ी दिख रही है लेकिन इतनी टफ नहीं है। तो आप देखिए इसमें से क्या करेंगे, x जो है आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप x कॉमन लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर TD3 माइनस TD3 माइनस TD1, और यहाँ पर आ जाएगा TD3 माइनस TD2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1, ठीक है। तो ये आपने x की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो ये हमने जो निकाला है भाई, ये हमने हीटिंग कॉइल के लिए निकाला है, तो कूलिंग कॉइल के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी इस तरफ आ जाएगा। तो आप उससे कन्फ्यूज़ ना हो, ये हमने हीटिंग कॉइल के लिए निकाला है, फॉर हीटिंग कॉइल। ये हमने जो निकाला किसके लिए निकाला है? हीटिंग कॉइल के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ पा रही है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको? तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं था, आप आराम से इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका एक और कई सारे और भी फार्मूले हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डीपली न जाते हुए, है ना, हम एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ मैं, वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मैं यही कहूँगा। उसका कोई प्रूफ हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन आप पेपर में उसे लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाईपास फैक्टर का फार्मूला एक मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा है, e की पावर माइनस u AC अपॉन 1.022 MA, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके क्या क्या नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो हमारा u है, तो u जो है हमारा वो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ठीक है, T है ये, ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश मत करें आप लोग, थोड़ा सा मेरा दिमाग हट जाएगा नहीं तो। AC इज इक्वल टू यहाँ पर है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल। ये कोर्स में नहीं है हमारे की डेरिवेशन इसका, लेकिन आप 5 नंबर में अगर आएगा तो कुछ ना कुछ मटेरियल हमारे पास लिखना होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल। और जो MA है, सारी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो MA हमारा मास ऑफ एयर पासिंग ओवर द कॉइल, मास ऑफ एयर
पासिंग ओवर द कॉइल, ठीक है। और आपने पीछे और देख लिया था सी, क्या देख रहे थे हम लोग से, CPM, हमने ऐसा क्या लिखा था, CPM। इसको भी देख लीजिए, जो हमारा CPM है ये हमारा क्या कहलाता है, CPM ये हमारा कहलाता है ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाता है, ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसकी कुछ निश्चित वैल्यू होती है 1.022 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को। तो अब देखो पेपर में आप इसे छोड़ देते हैं तो कोई इतनी बड़ी मैटर नहीं है, ये हमारे कोर्स में इतना हमें इतना टेंशन देने वाली बात नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। क्लियर हो रही बात। तो अब देख लीजिए फटाफट हम दूसरा देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमें देखना है, दैट इज अवर सेंसिबल हीट फैक्टर। फटाफट देख लेते हैं हम लोग सेंसिबल हीट फैक्टर। तो देखिए ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, फटाफट आप देख लीजिए इसे, सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है। तो देखिए कुछ है नहीं है, तो होता क्या है सेंसिबल हीट फैक्टर, कि जो हमारा साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, हम लोग ऊष्मा जो देते हैं टोटल हीट, तो टोटल हीट जो होती है हमारी सेंसिबल हीट यानी टोटल ऊष्मा जो होती है, कुल मिलाकर सेंसिबल हीट फैक्टर जो है वो रेशियो होता है आपका किसका, सेंसिबल हीट यानी गे ऊष्मा का, गे ऊष्मा बटे कुल ऊष्मा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो जो होता है ये आपका सेंसिबल हीट फैक्टर कहलाता है। तो अब इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो वास्तव में साइकोमेट्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दी गई ऊष्मा दो भागों में व्यक्त हो जाती है, गे ऊष्मा और लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गे ऊष्मा तथा संपूर्ण ऊष्मा के अनुपात को सेंसिबल हीट फैक्टर या सेंसिबल हीट रेशियो SHR भी कहा जाता है। गणितीय रूप में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा कोई भी मैटर नहीं है। तो यहाँ पर जो SH है, तो SH को हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, SH का एब्रीविएशन क्या है यहाँ पर, सेंसिबल हीट। आप बात को समझ पा रहे हैं, दैट इज अवर सेंसिबल हीट, ठीक है। और जो हमारा LH है, दैट इज अवर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आपको। अब देखिए यहाँ पर नोट एक उन्होंने लिख दिया है कि जो सेंसिबल हीट फैक्टर होता है वो पैमाना वो साइकोमेट्रिक चार्ट पर दाएं हाथ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ये बात लिख दीजिए, ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ पा रही है। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो रहा है। अब हम आगे जो भी नया बनाएंगे टॉपिक, तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िएगा और थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा, ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और जो भी हमारे MPI के छात्र हैं वो इस बात से ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं,